Hi friends, this is Hina. I'm going to help you with the concept of ledger and trial balance to help you better understand financial accounting thereafter. So it commences from the procedure of journal, but we'll understand the whole accounting process in detail today. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. अकाउंटिंग प्रोसेस पहले समझते हैं. व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस इज जहां पर हम पहले अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, देन वी स्टार्ट क्लासिफाइंग देम इन लेजर. फिर हम ट्रायल बैलेंस में ये चेकआउट करते हैं कि क्या हमने जितना डेबिट किया उतना ही हमने क्रेडिट किया, और मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं. फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाकर हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को, सेल परचेज के प्रोसेस से होने वाले प्रॉफिट को एसर्टेन करते हैं. फिर हम लोग नेट प्रॉफिट तक आते हैं. अपने ऊपर के खर्चे जितने भी हैं हमारे बिजनेस के, जो ऑपरेशंस यानी सेल परचेज के बाद के हमारे जो एक्सपेंसेस है जैसे एडवर्टीजमेंट, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करके प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं. देयर आफ्टर हम बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं जो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है. पहला टॉपिक है हमारा जर्नल. जर्नल जो है वो बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज होती है. इसको हम ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोलते हैं. इसमें फर्स्ट टाइम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एंट्री, इसलिए हम इसे ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं. इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा सा होता है जिसके अंदर हम लोगों के पास डेट्स, पर्टिकुलर के अंदर हमें एंट्री करनी होती है. लेजर फोलियो मतलब कि लेजर की बुक के अंदर ये कौन से पेज नंबर पर एंट्री जो है वो पोस्ट की गई है. देयर आफ्टर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मेंशन करेंगे और नीचे नरेशन मेंशन करेंगे. नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेशन ही हमको सारी एंट्री की डिटेल बताती है कि इस एंट्री के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था, क्यों हमने इस एंट्री को किया. सो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नरेशन से ही पता लगाते हैं. इसीलिए जब हम एग्जाम में अपेयर करते हैं या जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि नरेशन बहुत एक्सप्लेनेटरी हो, सेल्फ एक्सप्लेनेशन उसमें मेंशन हो. देयर आफ्टर लेजर. लेजर जो होता है वो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हेल्प करता है. इसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं. इसका रीजन है क्योंकि हम बुक्स के अंदर, इसी पहली बुक के अंदर हम सारे के सारे अकाउंट्स को समराइज और क्लासिफाई करते हैं जर्नल अकाउंट्स को, और इसमें हम परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं अपनी सारी ट्रांजैक्शन का. इसीलिए हम इसे प्रिंसिपल बुक कहते हैं. और अभी हमने पढ़ा था कि जर्नल को हम प्राइम एंट्रीज की बुक कहते हैं या फिर ओरिजिनल एंट्री बुक कहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब एंट्री करते हैं लाते ही हम जर्नल में, देयर आफ्टर उसे पोस्ट लेजर में करते हैं जहां वो एक ऑफिशियल एंट्री डिस्क्लोज हो जाती है. उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा सा है जहां डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड है और राइट साइड हमारे क्रेडिट साइड रहेगा. यानी ये जो आपकी बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन आपको बताती है कि ये जो सेगमेंट है लेफ्ट साइड वाला डेबिट है और राइट साइड वाला क्रेडिट है. सो ये वाला जो सेगमेंट है ये दो सेगमेंट्स में, डेबिट और क्रेडिट के अंदर सेगमेंटेड है आपका लेजर अकाउंट. हर अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट की एंट्रीज डेबिट में आएगी, कुछ अमाउंट की एंट्रीज क्रेडिट में आएगी. एंड में हम इसका बैलेंस निकालेंगे, क्या डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है या क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है, उसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे. उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स. अभी हम आगे पढ़ेंगे और इसको देखेंगे भी कि कैसे करते हैं एग्जैक्टली. ट्रायल बैलेंस जो है वो कंप्लीट लेजर अकाउंट्स का एक समराइज्ड वर्जन है जिसके अंदर हम सारे के सारे रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स का इम्पैक्ट देखते हैं. जर्नल एंट्रीज जो हमने क्रिएट की थी उसके बाद लेजर में लेकर आए थे उनके बैलेंसेस को लेकर आते हैं. बैंक का अकाउंट हमेशा डेबिट में रहता है, जैसे कि 28,000 आप यहाँ देख ही रहे हो. नेक्स्ट है आपका कैश 28,000. अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस है. इसका मतलब है कि यहाँ पर 12,000 जो कैश है वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सारा खर्च लेने के बाद. तो डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कि हमारा डेबिट वाली साइड क्रेडिट वाली साइड से 12,000 ज्यादा थी व्हेन इट कम्स टू कैश. ऐसे ही डेटर्स के अंदर ये कह रहे हैं 43,000 डेबिट साइड ज्यादा थी, हमने लोगों को सेल ज्यादा कर रखी थी क्रेडिट में. इनसे हमने जो पेमेंट्स रिसीव किए थे वो अभी भी कम है, यानी हमारी बुक्स में जो 43,000 के डेटर्स का बैलेंस शो करता है. ये जहां डेबिट बैलेंस है मतलब है कि एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट. कहीं लिखना है तो आप लिख लो. नेक्स्ट है डेबिट का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, और क्रेडिट का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट.
ट्रायल बैलेंस जो है वो सारी जर्नल एंट्रीज को हम लोग लेजर अकाउंट्स में जब हम पोस्ट करते हैं तो जो भी सारी की सारी लेजर्स होते हैं उनके अमाउंट्स को उठाते हैं, उनको बैलेंस करते हैं और फिर इस फॉर्मेट में बनाते हैं ताकि चेक कर सके क्या हमने जितने अमाउंट को डेबिट किया है उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। बैकएंड में ट्रायल बैलेंस का मेन लॉजिक यही है क्योंकि हम लोगों को ड्यूअल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना होता है कि जितना हमने डेबिट किया उतना ही अमाउंट हमें क्रेडिट भी करना है, इसीलिए हम लोग ये ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारी मैथमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट है या नहीं। देयर आफ्टर कम्स बैलेंस शीट। काफी लोग जो है वो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ट्रायल बैलेंस एक्चुअली में मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है आपको, आप बनाओ या ना बनाओ, इट्स योर कंप्लीट विल, वॉलेंट्री होता है, अपनी मर्जी आप बनाना चाहो तो, लेकिन बैलेंस शीट बनाना कंपल्सरी है। कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखा है, कंपनीज एक्ट 1956 में भी लिखा था और उससे प्रीवियस कंपनीज एक्ट में भी लिखा था कि बैलेंस शीट को बनाना कंप्लीटली कंपल्सरी है और इसके फॉर्मेट्स भी डिस्क्लोज किए गए हैं इन एक्ट्स में। बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है हमारे पोजीशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का। कहने का मतलब आज की डेट में मेरी बिजनेस की क्या औकात है, कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, मुझे ये बैलेंस शीट ही बताएगा और एक स्पेसिफिक डेट पर बताएगा, इसीलिए मैं इसे स्टॉक कंसेप्ट बोलती हूँ। और मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट और ये P&L को फ्लो कंसेप्ट बोलती हूँ। इसका रीजन क्या है, ये लॉजिक क्या है, स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट क्या होते हैं? दो कंसेप्ट होते हैं हमारे जिनके बेसिस पर हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। फ्लो कंसेप्ट होता है जिसमें हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए हम बनाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा एग्जैक्टली एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रिएट। P&L भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रिएट होता है, जैसे कि हम लोग ये मेंशन करते हैं कि फॉर द पीरियड ड्यूरिंग दिस टू दिस डेट। लेकिन बैलेंस शीट हमेशा एक ही डेट पर, स्पेसिफिक डेट पर क्रिएट की जाती है, इसीलिए स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है, इसको फॉलो करती है। स्टॉक कंसेप्ट होता है जब एक स्पेसिफिक डेट पर आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना होता है या आप ड्रॉ करते हो बैलेंस शीट। क्या इसके नेक्स्ट डे बैलेंस शीट का स्टेटस अलग होगा? हाँ अलग होगा, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट ड्रॉ की गई है वो इस पर्टिकुलर डेट पर, जैसे हर साल के एंड में हम लोग बैलेंस शीट को ड्रॉ करते हैं जनरली। सो आपकी मर्जी आप ये कब ड्रॉ करो, लेकिन जब भी आप ड्रॉ करोगे एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन देगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर डेट पर आपको ये एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज है या आपके बिजनेस की ये फाइनेंशियल पोजीशन है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। देयर आफ्टर हम लोग ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर ना, देखो ध्यान से, कि यहाँ लायबिलिटीज है, यहाँ आपके एसेट्स है और यहाँ आपकी कैपिटल भी मेंशन्ड है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल आ जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली भी क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल है प्लस लायबिलिटी, दोनों को मिला लो तो आपका क्या बन जाएगा, एसेट। तो बैलेंस शीट देखो पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही बनी हुई है। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन किसी को आती है तो क्या वो बैलेंस शीट का जो बैक एंड रीजन है वो जान सकते हैं? हाँ जान सकते हैं। तो हमारा बिजनेस का एक्चुअल फाइनल पॉइंट अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है, बैलेंस शीट।